बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, बीजापुर से रेस्क्यू करने गई टीम पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। ये खबर निकलकर सामने आ रही। कल हुई मुठभेड़ के बाद रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची है, बैकअप टीम, जहां आईडी ब्लास्ट किया गया। एक जवान के घायल होने की खबर है। शिरीष जी, नक्सली अपने मंसूबे लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जो रेस्क्यू करने टीम पहुंची, हमारे सहयोगी राजा राठौर बता रहे थे कि पहले से वहां पर 400-450 नक्सली मौजूद हैं और अब आईडी ब्लास्ट कर दिया। एक बार और निशाना बनाने की कोशिश। देखिए, अभी हमारी जब संतोष से बात हो रही थी, जो हमारे बीजापुर के संवाददाता हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो नक्सलियों ने जिन जवानों को टारगेट किया है और जो जवानों ने की शहादत हुई, उनका जब शव उठाने के लिए वहां जा रहे थे तो उसको किस तरह से उठाया जाता है, रस्सी से उसको शव को हिला के दिखा जाता है, क्योंकि उसके नीचे भी वो लोग आईडी लगाते हैं। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। जब जब नक्सलियों की घटना में जो जवान शहीद हुए, उनको उठाने, जब उनकी बॉडी उठाने दूसरे जवान जाते हैं तो वो भी उनके ट्रैप में फंसते हैं वहां पर। और इससे बचने के लिए फोर्सेस अपने जो SOP है उसका पालन करती है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वो उसमें रस्सी से उनकी बॉडी को बांधकर फिर उसको हिलाकर देखते हैं, तब उसके बाद फिर वो उसको रिकवर करते हैं। लेकिन जब ये टीम गई, जिस तरह से हमला हुआ है और उसमें एक जवान शहीद हुआ है, घायल हुआ है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि नक्सली लगातार वो जो इलाका है, जैसा कि संतोष ने भी बताया और बाकी लोगों से भी बात हुई कि वो नक्सलियों का एकदम हार्डकोर इलाका है, वहाँ पर उनकी हुकूमत चलती है। और उस इलाके में फोर्स का जाना, जैसा कि जब अपनी बात हो रही थी, मनीष गुप्ता जी का कहना था कि वहां पर यदि जाने में फोर्स को बॉडी रिकवर करने के लिए भी 24 घंटे का समय लग रहा है। इससे आप समझ सकते हैं हालात वहां पर, और अंदर घुसने के लिए करीब करीब 2000 जवानों की जरूरत पड़ रही है उस इलाके में, तो वो नक्सलियों का कितना ज्यादा प्रभाव वाला इलाका होगा। और हमारे साथ में नरेश भी जुड़े हुए हैं। शिरीष जी, नरेश, क्या लगता है आपको, ये जो घटना हुई है अभी रिकवरी के समय, जिस तरह से रेस्क्यू के समय जो जवानों पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है? देखिए, ये निकालने के लिए गए थे जवान और सुबह ही ये साफ हो गया था कि ये लोग वहां पर पहले से नक्सली मौजूद हैं। तो जैसा आप बता भी रहे थे कि ये बिल्कुल कोशिश होती है कि जवानों को मदद मिलने से पहले इस तरह के आईडी ब्लास्ट के जरिए वो जवानों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कमोबेश यही स्थिति दिख रही है इसमें। और सिर्फ एक जवान इसमें घायल होने की बात सामने आई है। किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ है, तो अभी पुष्टि जरूर नहीं कर रहे हैं इसकी, लेकिन ये जानकारी निकल रही है कि जो लोग वहां गए थे, सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बावजूद उसके एक जवान का पैर आईडी पर पड़ा, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। नरेश, ये जो कल घटना हुई है, जो इतना बड़ा मुठभेड़ हुई है और जो नक्सलियों के एम्बुश में फोर्सेस फंसी थी, वहां पर जो अधिकारी, मिडिल रैंक के जो अधिकारी वहां पर घटना स्थल पर थे, उनका कहना था कि वो सीरीज ऑफ ब्लास्ट था वहां पर। जी, कल की घटना के लिए पूछ रहे हैं आप? जी जी, कल एक्चुअली 3 हिस्सों में बढ़ गई थी ये पुलिस की टुकड़ी। और जवान जब वापस लौट रहे थे तो एक आखिरी कमांड के बाद इन जवानों ने वापस लौटना शुरू किया। तो जिस जगह पे ये जमा हुए और वहां से 3 अलग अलग टुकड़ियों में बट के आगे पीछे चलने लगे। नक्सली लगातार जोन्नागुड़ा से ही इनका पीछा कर रहे थे और ये मौका देख करके, जब ज्यादा दूरी पर जवान नहीं थे, इन्होंने घेराबंदी करके पूरा एम्बुश किया। और उस दौरान सिलसिलेवार न केवल ब्लास्ट बल्कि जो गोलीबारी हुई, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ जवानों को। तो नरेश, ये आईडी ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब ये सारी आईडी पहले से वहां पर प्लांट की हुई होंगी? जी हाँ, उनके आने जाने वाले रास्तों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कई बार नक्सली ऐसे आईडी ब्लास्ट करते हैं, आईडी वहां पर प्लांट करते हैं। और पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहा था, जैसे मिनपा वाले मामले में सामने आया था कि क्लेमोर माइंस भी नक्सली यूज कर रहे हैं। एक तरह की डायमेंशनल माइन कहना चाहिए, जिससे किसी खास डायरेक्शन में ब्लास्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि मौके पर ये इस तरह की माइंस को इमीडिएट प्लांट करके इन लोगों ने ये ब्लास्ट किया। हालांकि ये तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, ये ब्लास्ट किस तरह से वहां पर प्लेस किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय नक्सली जो आईडी पर अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से वो इसी तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि तुरंत ही आईडी को प्लांट करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। नरेश, हम ये आईडी प्लांट जो नक्सली नए पैटर्न पे कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। और जो आपने एक और बात कही थी पिछले दिनों की, नक्सली जो आईडी को भी इस तरह से लगाते हैं, वो कार्बन कोटेड जो उसके ऊपर परत होती है, उसके कारण जो निकलती है आरोपी, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह मिल रहे हैं, जो पत्रकारों से बात कर रहे हैं इस घटनाक्रम पर। केसेस 2.25-3 करोड़ की आबादी का छत्तीसगढ़
यदि उस आंकड़े को देखा जाए तो पूरे देश में पहले नंबर पे है। ये भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी हुई है और उसके इस स्थिति को बनाने के लिए जवाबदार कौन है? आज एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, श्री जी चॉपर पहुंचा है, कल भी चॉपर पहुंचा था लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई बैकअप टीम। सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंची, वहां पर जहां तस्वीरें हम दिखा रहे एक तस्वीर चॉपर की सामने आई है जहां से जवान शवों को रेस्क्यू करते हुए आगे ले जा रहे। वो तस्वीर जरा दिखाइएगा कि चॉपर पहुंचा है और वहां से लेकर जा रहे हैं जवान जो शव रेस्क्यू करके। ID प्लांट करके नक्सली रखे हुए थे और इस पूरी घटना को देखें। अब जब बात होती है, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ में, शुभ्रांशु जी भी हमारे साथ में। मनीष गुप्ता जी, आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी इस बारे में। बस्तर बेहद खूबसूरत जगह है, जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तमाम पहलू में बात होती है कि कैसे रणनीति रही, कहां पे कमजोरी रही, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है इतने सालों में कि इतना खूबसूरत बस्तर, कमजोरी वहां के आदिवासियों की बन गई है नक्सलवाद, या नक्सलवाद इतना हावी है जो नक्सली हैं उनकी टीम यहां पर उनके पैर उखड़ते हैं, दूसरी टीम आ जाती है, वो नई रणनीति के तहत काम करते हैं, लेकिन आदिवासी कहां खड़ा है? बस्तर का आदिवासी आज भी मजबूर और कमजोर है, घरों में ताले लगे हुए जो तस्वीर है ये जहां मुठभेड़ की घटना हुई है। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इस सरकार के अधीन में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जब कायम होती है, जिन इलाकों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उन इलाकों पर सुविधाएं, उन इलाकों पर लोगों के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों पर होती है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पूर्व से ही ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, प्राकृतिक और खनिज संपदा से भरपूर है, पर इस इलाके में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की कमियों का, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के लोगों की जागरूकता का फायदा नक्सलियों ने उठाया और इस इलाके पर अपना धीरे धीरे अपना कब्जा स्थापित किया। आज जो इलाके नक्सलियों का गढ़ बने हुए हैं, नक्सलियों की हुकूमत जिन इलाकों पे चलती है, उन इलाकों पर आज भी लोग विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन इलाकों पर पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उन इलाकों पर स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इलाकों के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आकर के उसका लाभ उठाएंगे। जी मनीष जी, अभी शुभ्रांशु जी से बात हो रही थी तो उनका भी ऐसा ही कहना था कि उनका जो नक्सलियों के एक शीर्ष नेता हैं वेंकटेश, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जिन सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप, जो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो उनका अभाव है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव, पक्षपात या अन्याय होता है उसके कारण वो नक्सलवाद की ओर उन्मुख हुए हैं। लेकिन अभी सवाल जिस तरह से हमारे एंकर तृप्ति पूछ रही थी कि जिस जगह पर एक घटना हुई है वहां पर गांव में ताले लगे हैं, तो आपको याद होगा 2010 की घटना जब ताड़मेटला हुआ था, उस समय जो आसपास के गांव है वहां पर ग्रामीणों ने ताले लगे हुए के घरों में ताले लगे हुए थे। तो क्या माना जाए कि जब ऐसी कोई बड़ी घटना को अंजाम देना होता तो उसके पहले नक्सली उन गाँवों को खाली करा लेते हैं ताकि फोर्स को छुपने बचने के लिए जगह न मिले, और दूसरा घटना के बाद जब फोर्स वहां पर आए पूछताछ के लिए तो ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो जिससे ये पूछताछ की जा सके? नहीं, देखिए, सीधा सवाल ये है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे नक्सलवाद को लेकर के हम चर्चा करते हैं, नक्सलियों को ग्रामीणों का समर्थन है ऐसा मानते हैं, तो आमतौर पर जब भी नक्सली ऐसी कोई बड़ी घटना करते हैं तो उस घटना के बाद जब फोर्स आती है तो उन ग्रामीणों से पूछताछ होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है, जिससे वो आदिवासी पिसता है। इसके पीछे भी ये कारण है, ये लॉजिक है कि जब नक्सली ऐसी कोई बड़ी घटना करते हैं तो उस इलाके के आसपास के लोगों को पूरी बात बताते नहीं है, लेकिन वो जरूर करते हैं कि इस इलाके में अभी हमारा मूवमेंट है, आप लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, ताकि कब अगर पुलिस के साथ हमारा मुठभेड़ हो, कहीं ना कहीं पुलिस आए तो आप लोग उसका शिकार न बने। तो ये जो है, ये प्राचीन काल से, लंबे समय से, दशकों से ये परंपरा चली आ रही है। और रही बात यहाँ के आदिवासी की, यहाँ का आदिवासी बहुत सरल और सीधा साधा आदमी है। जी मनीष जी, जब ये गांव वालों से बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए तो ये गांव वाले जाते कहाँ हैं, कहाँ शिफ्ट होते हैं?
देखिए इन गांव वालों की बेसिक नीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको 2 जून का पेज चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए, और ये जमीन और ये वनों पर आश्रित रहने वाले लोग हैं। ये लोग कहीं ना कहीं अपने दूर दराज के इलाके में चले जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाएंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे, अपना 1-2 बर्तन लेंगे और चले जाते हैं। ये लंबे समय तक जो है विस्थापन का दंश भोगते रहे हैं। ये इनके लिए कोई लंबे समय तक जब इनके यहाँ जो कल्चरल एक्टिविटी होती है तो ये लोग 15-15 दिन, 1-1 महीने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं। इनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। आमतौर पर गरीब और अभाव पर जीवन जीने वाला ये आदिवासी ये कभी भी सुविधाओं का मोहताज नहीं रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए ये अभाव में रह करके दूसरी जगह बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जो आदिवासी हैं वो मजबूर नजर आते हैं कहीं ना कहीं। सवाल यह है कि उनको सपने दिखाए कौन? वो जो बस्तर है वो इतनी खूबसूरत धरती है, वो संसाधन से परिपूर्ण धरती है, उसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं, और नक्सलवाद विचारधारा से परे अब शायद स्वार्थ का एक पर्याय बन चुका है, ये कहा जा सकता है। नरेश मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिरीष जी, आप कुछ उनसे सवाल करना चाहेंगे? नरेश, हमारी चर्चा चल रही थी आईडी ब्लास्ट के पैटर्न को लेकर और उनका जो नया नया तरीका आया। जैसा कि आपने कहा कि नक्सली इस समय तुरंत ही आईडी वगैरह लगा देते हैं, और जो नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में जानना चाहूंगा कि उसका क्या पैटर्न है, वो किस तरह की आईडी थी और वो नक्सलियों ने क्या नया कोई चीज इजाद की है? ये जो आईडी थी, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुलिस ने ये दावा किया था कि हमने आरोपी निकाला था, वो भी बीएसएफ का दस्ता था। और विशेष बात यह कि ये जो ग्रुप है इनके पास बहुत अच्छा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो होता है। तो ऐसे में ये सवाल उठा कि भाई आखिर ये आईडी पकड़ी कैसे नहीं जा सकी। तो 2 बातें निकल कर आई, क्योंकि ब्लास्ट के बाद तो जो मुख्य जो कंटेनर था जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था, उसके बाद उसके तो अवशेष नहीं मिले, लेकिन आसपास काफी बड़ी संख्या में काफी बड़ी अलग अलग कई पन्ने ऐसे कार्बन के मिले। तो ये समझ में आया कि आईडी को पहले लगाया गया था, लेकिन तार और उस पूरे आईडी के आसपास कार्बन पेपर लपेटा गया था। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह की हैं कि ये मेटल डिटेक्टर से एक तरह से बहुत आसानी से पकड़ा नहीं जाता यदि इस तरह से कोटिंग की जाती है। तो इसकी कुछ अत्याधुनिक तरीके से विदेशों में कई आतंकवादी गुटों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, और इसी वजह से इसके ये जो जांच के लिए जो अवशेष थे, इसकी जांच के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये पहला ऐसा मामला होगा, और आने वाले समय में इस तरह का प्रयोग नक्सली और कर सकते हैं। तो नरेश, कुछ समय से जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो बाहर के जो आतंकी संगठन है वो इसका उपयोग करते हैं, ये नया पैटर्न सामने आया, ये नई चीज सामने आई, तो क्या नक्सलियों में भी इस तरह का कोई काम चलता रहता है कि उनका कोई रिसर्च विंग रहता है जो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करता है, क्या नए पैटर्न आ रहे हैं, कहाँ तक फोर्सेस पहुँच रही हैं, हमको उसके आगे क्या सोचना है या उसके आगे क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह का कुछ चलता रहता है क्या? जी, लगातार उनका ये दस्ता काम करता है। आप कुछ समय पहले देखे होंगे कि भोपाल के पास एक बड़ा एक सेंटर ऐसा बरामद हुआ था, एक नक्सलियों के द्वारा इस तरह का प्रयोग शहरी इलाकों में किया जा रहा था, जहां पर उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो हथियार बनाना, विस्फोटक बनाना, उसको इम्प्रोवाइज तरीके से इस्तेमाल करना, मेटल डिटेक्टर से बचने की तकनीक, इस पर निरंतर नक्सलियों की जो रिसर्च टीम है वो काम कर रही होती है। और अभी वो सबसे ज्यादा जिस चीज पर प्रयोग कर रहे हैं वो न केवल आईडी है, बल्कि 2 इंच मोटार का भी विकल्प वो देख रहे हैं। और आप देखिए 2009 में सबसे पहले नारायणपुर में इसका प्रयोग हुआ था, और सिलसिलेवार अबुझमाड़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बार बार पार्टियों के ऊपर एक 2 इंच मोटार के रूप में विस्फोटक नक्सली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत रॉकेट लॉन्चर कारगर नहीं है अभी तक। नरेश, ये UNGL का उपयोग किस तरह से होता है और ये कब से उपयोग करना शुरू किए हैं? देखिए, UBGL मुख्य रूप से तो वैसे AK-47 के साथ ही इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है ये। तो ये जो UBGL है अमूमन इसका इस तरह से इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ में एक 2 इंच मोटार अक्सर पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है। अगर खुली जगह पर एक दूसरे से आमने सामने लड़ाई हो जाए या कहीं पर कोई एम्बुश लगाकर छुप कर बैठा हो, तो उसको टारगेट करने के लिए ये काफी अच्छा शस्त्र साबित होता है।
तो नक्सली इसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि जब से फोर्स ने कैंप को मजबूत किया है तो उसकी सुरक्षा को तोड़ने और कैंप में अफरा तफरी मचाने के लिए सीधे मोर्चों को तोड़ करके दाखिल होना मुश्किल है, जैसा कि पहले नक्सली कर लेते थे कई बार। तो अब उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया है कि वो भी इस किस्म का 2 इंच मोर्टार लॉन्च करें जिससे कि वो कैंप को नष्ट कर सके। नरेश, ये जो घटनास्थल है यहाँ से नियरेस्ट कैंप कहाँ है और कौन कौन सी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर डिप्यूटेड है? जहाँ ये घटना हुई है सबसे नजदीकी कैंप तर्रेम है और हाल में ही इसके आसपास आगे कैंप खोलने की तैयारी भी चल रही है, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है। और इसी सिलसिले में बड़े ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी इस इलाके में चल रही है, क्योंकि सड़क का निर्माण होना है जगरगुंडा तक, और जो दूसरा बड़ा कैंप देखें तो वो जगरगुंडा है। तो कुल मिला के करीब 30 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ पर कोई कैंप नहीं है। और अब धीरे धीरे तर्रेम के बाद आगे अगला कैंप खोलते हुए पुलिस जगरगुंडा तक इस सड़क को पूरा करना चाहती है। नरेश, ये जो घटनास्थल है जिसको बताया जा रहा है ये दूरनागुड़ा और टेकल गुड़म की जो पहाड़ी है, वहां से तर्रेम की दूरी कितनी है? टेकलगुड़ा से तर्रेम की दूरी करीब 17 किलोमीटर के करीब है और जो जुन्नागुड़ा है वहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है टेकलगुड़ा से। तो इस तरह से अगर देखें तो करीब 20 किलोमीटर के दायरे में पूरा एम्बुश हुआ है तर्रेम कैंप से। लेकिन ये इलाका इतना मुश्किल है कि ना तो यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो ग्रामीण है, वो पूरी तरह से नक्सलियों की सरकार के अधीन है। एक तरह से ना फोर्सेज आसानी से मूव करती हैं, ना तो ग्रामीण बाहर आते हैं। सालों दशकों कई ग्रामीण जो है वो बीजापुर या दूसरे इलाकों में आना जाना नहीं करते हैं। वो जरूर मिर्ची तोड़ने के लिए के सिलसिले में मजदूरी में कई बार आंध्र प्रदेश जाते हैं, लेकिन खासतौर पे बस्तर या छत्तीसगढ़ से उनका संपर्क ना के बराबर होता है। नक्सलियों से उनका संपर्क ज्यादा होता है और एक तरह से उनकी मजबूरी भी है। श्री जी, एक अपडेट आ रहा है कि इस बीच सरकार भी सक्रिय हो गई। बीजापुर रवाना हुए डीआईजी ओपी पाल और मंत्री जयसिंह अग्रवाल। नरेश, कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी इस घटना के बाद, तो आपका कहना था कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर जवानों को निशाना बनाया गया है, वो इलाका आपका कहना था कि वो खुला इलाका है, वहां पर खेत और मेड़ की आड़ में, मेड़ की और पेड़ की आड़ लेके नक्सलियों ने फोर्सेस पर हमला किया था। थोड़ा टेरेन के बारे में बताएंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जितनी भी घटनाएं हैं, मिनपा हो, बुरकापाल हो, कसालपाड़ हो या फिर ये टेकलगुड़ा की ये घटना है, इन सभी घटनाओं की खास बात यह है कि ये सभी बिल्कुल छोटी पहाड़ियों के नजदीक लगे इलाके हैं। असल में अगर पूरा एरिया देखें तो बैलाडीला का पहाड़ वहाँ सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसके आसपास कई ऐसे छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, लेकिन सीधे शीर्ष जो पहाड़ी है वहां पर सीधे इस तरह के बड़े एम्बुश नहीं हो सकते, आसान होते भी नहीं है अगर उसको प्लान किया जाए तो। केवल एक तरह से निगरानी रखने के लिए या एक छोटा हमला करके भाग जाने के लिए वो जगह उचित होती है। जैसा कि चुनाव 2008 में पहली बार जब हमला हुआ था MI-16 पर, जिसमें एक जो सहचालक की मौत हो गई थी, तो ये ऐसी परिस्थितियों पर पहाड़ी पर ज्यादा एम्बुश होते हैं। अदरवाइज सामान्य तौर पर होता ये है कि बिल्कुल पहाड़ी से लगे हुए निचले जो इलाके होते हैं उनके आसपास एम्बुश नक्सली करते हैं। 2 फायदे होते हैं इसका। एक तो कि यदि किसी भी तरह से वो एम्बुश में फंसे जवानों को खेत की तरफ धकेलने में कामयाब होते हैं तो खुली जगह पर उनको ज्यादा लंबे समय तक बचने का मौका नहीं मिलता। और खेत और मेड़ों के नजदीक आईडी लगा देते हैं नक्सली, जैसा कि दाड़ मिटला में हुआ था। ढेरों आईडी मेड़ के नजदीक लगाए गए थे और वो जब जवान बचने के लिए उस जगह का शरण लेते हैं, उस जगह का आश्रय लेते हैं, तो वहां ये आईडी की चपेट में आते हैं। तो एम्बुश के लिए एक उचित स्थान होता है। तो अगर झीरम को छोड़ दें तो शेष ज्यादातर जितने भी एम्बुश देखने में मिल रहे हैं वो ज्यादातर ऐसी ही आधी खुली और कुछ छोटी पहाड़ियों के आसपास के। नरेश, हमारी जब बात मनीष जी से हो रही थी, उनका कहना था कि जेड शेप में एम्बुश लगाया था। संतोष से बात हुई, उनका कहना था यू शेप में एम्बुश लगा था। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये कितना लंबा एम्बुश था? कितना लंबा एम्बुश था? ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा एम्बुश था और अगर जिस तरह से मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नक्सली जुन्नागुड़ा ही नहीं बल्कि उससे पहले से पुलिस पार्टी पर नजर रख रहे थे। जब से तर्रेम से पुलिस पार्टी निकली थी तब से लगातार नक्सलियों के मुखबिर और सिलसिलेवार दौड़ रहे थे उनके पीछे। और अक्सर नक्सली करते भी हैं इसी तरह से, एम्बुश करने से पहले वो तब तक उस अवसर का इंतजार करते हैं बराबर जब तक उनके लिए एक बेहतर स्थिति ना हो हमले करने और फंसाने के लिए। इस मामले में भी जो एम्बुश लगाया गया था, ये एम्बुश एक तरह से यू शेप का ही कहा जाएगा, क्योंकि पीछे भी हमला हो रहा था। बीच की पार्टियों और जो ऊंची जगह है वहां पर
कुछ नक्सली बैठे हुए थे और जब पहली पार्टी एम्बुश तोड़ के बाहर निकली तो बाकी की पार्टी ने पिछली पार्टियों को घेर लिया। तो इस वजह से नुकसान कम हुआ, वरना ये नुकसान ज्यादा हो सकता था कि पहली पार्टी जो है वो नक्सलियों का एम्बुश तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रही। नरेश, कितने एम्बुश लगाए गए थे? मुख्य रूप से तो ये एक ही बड़ा एम्बुश था। इससे पहले क्योंकि कोई गोलीबारी की सूचना नहीं मिली है इस पार्टी के ऊपर, क्योंकि जब ये जुन्नागुड़ा और उससे पहले आगे गए तो वहां पर कोई फायरिंग वगैरह नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि लंबे समय से इन्होंने इंतजार किया ठीक वक्त का, और जब ये पार्टियां एक जगह एकजुट हुई अपना स्ट्रेटेजी को प्लान करने के लिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ी, तब ये अटैक हुआ। तो उस वक्त जवानों की दूरी परस्पर कम थी, एक तरह से अलर्ट कम थे और सुबह 9 बजे का वक्त था। तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि खुली जगह और साफ एक तरह से विजिबिलिटी बेहतर होने की वजह से संभवतः एक लापरवाही हुई होगी। नरेश, जैसी जानकारी आ रही है कल जो 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी और आज जो बाकी जवान शहीद हुए हैं, तो क्या ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं कि एक ही जगह पर हुई हैं? नहीं, ये एक ही जगह की घटनाएं हैं। इनमें 2 किलोमीटर का फासला है, जो उसी में अलग अलग जगह पर जो ग्रुप फंस गए उनके हिसाब से नक्सली करते ही हैं कि किसी भी एम्बुश में वो एक तरह से शिकंजा कसने जैसा ये प्रयोग होता है नक्सलियों का, कि जो लोग बाहर निकलते जाएं और जो पीछे बचते जाएं उनको घेरते जाएं। तो जो बाहर बच गए उनको 2 तरफ से फायरिंग करते हैं। पहले तो वो कि वो वापस ना लौट पाए जो लोग बाहर निकल गए एम्बुश से, और बचे हुए लोग बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से वो घेरते हुए किसी एक खास दल को रोक लेते हैं और उसको पूरी तरह से खत्म करके या उनको नुकसान पहुंचा के उनके हथियार लूट लेते हैं। नरेश, जिस दल में जिस टुकड़ी में जवान थे उसकी तादाद कितनी रही होगी करीब? जो कुल टीम थी उसमें से जो आखिरी जो फंसे लोग हैं करीब इसमें 32 लोग होने की जानकारी मिल रही थी जो फंसे थे, लेकिन ये 2 टुकड़ियां फंसी थी अलग अलग। पहली टुकड़ी में से कुल 3 हिस्सों में बटी थी ये पूरी पार्टी। उसमें पहली पार्टी से काफी लोग बाहर निकल गए, जिसमें कोबरा के भी जवान थे काफी बड़ी तादाद में। दूसरे नंबर पर बस्तर बटालियन और कोबरा के कुछ जवान सहित डीआरजी के जवान थे। इनमें से कुछ शहीद हुए, कुछ को घायलों को खींच करके उनके अन्य साथी बाहर ले जा पाए। तीसरे नंबर पर जो लोग फंसे थे उनमें से अधिकांश लोग शहीद हुए, जिनके शव बरामद नहीं किए जा सके। और अक्सर होता भी यही है कि जो आखिरी टीम होती है वो एम्बुश में फंस जाती है। वजह ये कि जो सामने चल रही टीमें हैं वो बैकअप के लिए वापस लौट पाने की स्थिति में नहीं होती। नरेश, ये बताइए कि जो फोर्सेस अंदर जाती हैं उनके पास कम्युनिकेशन के क्या साधन होते हैं जो इतने बड़े ऑपरेशन में अंदर जाते हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जवान होते हैं? क्या उनके पास सैटेलाइट फोन जैसी भी कोई सुविधा होती है, और यदि होती है तो वो किस स्तर के लोगों के और कितने लोगों के बीच में होती है? नॉर्मली एक ग्रुप के ऊपर जो भी कंपनी कमांडर होगा या जो अगर किसी ऑपरेशनल स्पेशल प्लान ऑपरेशन का जो कोई हेड होगा तो उसके पास ये सैटेलाइट फोन की सुविधा दी जाती है। इस समय जीपीएस ट्रैकर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फोर्स के लोग, और अधिकतर ये 2-2, 3-3, 4 के ग्रुप के जो लीडर होते हैं उनके पास ये होता है। ये काफी काम का होता है। एक तरह से सैटेलाइट के जरिए जीपीएस लिंक अपना ले रहे होते हैं, तो इससे इनको अपनी पार्टी, अपने साथियों और बाकी सबकी पोजीशन मिल रही होती है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अक्सर इस वजह से वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। यदि कोई फंस भी जाते हैं या किसी के लिए इंतजार करना होता है तो वो इस ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट फोन होने पर भी अक्सर जब ऐसी मुठभेड़ें शुरू होती हैं तो तत्काल मदद पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है, और ये सालों की बात रही है। सालों से ये इस बात पर सवाल उठते रहे हैं, और इस ऑपरेशन में भी ये बड़ा सवाल है कि जब आपके पास ड्रोन है, जब आपने ऑपरेशन प्लान किया, दिन के समय अटैक हुआ, कैंप आपका नजदीक था, तो क्या वहां बैकअप नहीं रखा गया था कि यदि आकस्मिक स्थिति पे यदि इस तरह का एम्बुश हो, जैसा पहले भी होता रहा है सिलसिलेवार, तो उन तक मदद पहुंचाई जा सके। तो नरेश, क्या ये माना जाए कि जब फोर्स को रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी तब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया गया या टाइमली प्रोवाइड नहीं किया गया? बिल्कुल, इसमें तो साफ दिखता है, क्योंकि आप अगर देखें कि बहुत सी तस्वीरें ये बताती हैं कि जवान घायल होने के बाद अपने ही साथियों का मदद कर रहे थे। उन्हें चारपाई पर उन्होंने लिटाया, कुछ को इंजेक्शन दिया, कुछ के हाथ पैर बांधे हैं, जिस जगह पर चोट लगी है उनको गोलियां लगी हैं, और कुछ को उठा करके साथ ले जाने की उन्होंने कोशिश भी की है। इसका मतलब ये है कि ये जो एम्बुश था ये सिर्फ एक सिंगल टाइम में सक्सेस नहीं हुआ, मतलब एक ही बार में हमला खत्म हो गया हुआ ऐसा नहीं था। जवानों को मौका मिला अपने साथियों की मदद करने का। इस बीच ये मैसेज भी गया होगा, जाहिर है, पुलिस पार्टी और जो दूसरे कैंप हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन तक की पार्टी एम्बुश में है। तो इस बीच ये बैकअप या किसी किस्म का रीइंफोर्समेंट होना चाहिए था, या उस पर एक बेहतर एक अपडेट होना चाहिए था, वो शायद टाइमली नहीं हुआ। और पूरे ये घटनाक्रम को तो 24 घंटे से अधिक का वक्त हो रहा है, तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है ही, जैसा सालों से रहा है कि आप बॉडीज तक समय से रिकवर कर पाना आपके लिए मुश्किल होता है। और ये तो
सुबह दिन में 9 बजे अटैक शुरू हो गया था। तो गुंजाइश थी कि दिन ढलने से पहले पहले कुछ बेहतर रीइंफोर्समेंट डेवलप किया जा सके। नरेश, आपकी जानकारी के अनुसार जवानों के कितने हथियार लूटे गए हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 18 हथियार लूटे गए हैं, जिसमें AK-47 LMG और इंसास हैं। लेकिन अभी ये कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, ठीक जानकारी नहीं है कि जिसमें सटीक मालूम चल पाए कि किस तरह के वेपन और कितने वेपन लूटे गए हैं। नरेश, नक्सलियों के पास इंसास कहाँ से आती है? देखिए, आमतौर पर जो भी जो एक दो अंतर होते हैं वेपन्स के आमतौर पर, कि एक तो वो ऐसे हथियार जो अत्याधुनिक होते हैं वो एक विशेष तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें इंसास से लेकर AK-47 और दूसरे वेपन्स हैं, और एक भरमार है जिसका इस्तेमाल अभी भी नक्सली करते हैं, और 303 का भी इस्तेमाल नक्सली करते हैं। लेकिन अगर बाकी अत्याधुनिक हथियारों की बात की जाए तो ये सभी बाहर से संपर्क कर इनकी खरीदी की जाती है। रशिया से लेकर के नेपाल के रास्ते कई हथियार चाइना से लेकर और नरेश, देशों से लगाते हैं। नरेश, मैंने स्पेसिफिक सवाल इंसास के बारे में पूछा क्योंकि वो भारत का बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ हथियार है, तो वो इनके पास कहाँ से आता है? ये इनका इसी तरह का नेटवर्क होता है, क्योंकि अगर अमोनियम नाइट्रेट बात करें या इंसास की बात करें तो ये सब यहीं बनती हैं, और इनका अपना नेटवर्क होता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये हासिल करते हैं उसको। खरीद फरोख्त के जरिए ही ज्यादातर, ये एक ब्लैक मार्केट है जिसके जरिए हथियार पहुंचते हैं। बिल्कुल नरेश, और रेस्क्यू के लिए जो टीम पहुंची उस पर भी आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। और देखा जाए तो जो इलाके इंटेलिजेंस की जहां तक बात की जाए, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि आपको रोकना चाह रहे, दोबारा आपके पास जुड़ूंगी। नक्सल ऑपरेशन डीजी कुछ बोल रहे हैं, आइए प्रयास किया है, जो प्रयास हम असफल करेंगे और कैंप हमारा निकट भविष्य में सिलगर में एस्टेब्लिश होगा। वेपन, ऐसा जानकारी में आ रहा है कि वेपन उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किए गए हैं, और जो गन शॉट इंजरीज भी काफ़ी हैं। नक्सली काफ़ी मारे गए। जैसा मैंने बताया कि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है 3 या 4 ट्रैक्टरों में उनकी बॉडीज गई हैं। अब वो अभी धीरे धीरे जाम उनके उभर के आएंगे, जो उनका कार्ड होगा वो भी जानकारी प्राप्त होगी। सर, क्या सर्च ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है या अभी कंटिन्यू है, अभी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। सर, कब तक चलने की उम्मीद है? क्या मतलब जब तक सभी के सभी पूरे एरिया को स्कैन करके हम सब हेड काउंट नहीं कंप्लीट कर लेते, तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सीआरपीएफ के डीजी आए हैं, उनसे कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस प्रकार का सीआरपीएफ के डीजी साहब से हमारा ये है कि अभी अब डीजी सीआरपीएफ के साथ जाके जो घायल जवान हैं उनको देख के आए हॉस्पिटल के अंदर। और जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, हमारी रणनीति जो है अग्रिम, जो एंटी नक्सल रेस्क्यू ऑपरेशन के तत्काल समाप्त होने के बाद जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हम चालू करेंगे उसकी एक रणनीति बनाई जाएगी। सर, घायल जवानों से आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या कुछ इनपुट जवानों की तरफ से मिलता है? सर, वो अगर आप डीजी साहब के साथ मुलाकात हुई? हाँ, घायल जवानों से हम लोग मिल के आए, जिसमें 7 हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 7 में से एक लोकल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, 6 हमारे हैं, और उन 6 में से 2 ऑफिसर यहीं पे हैं। तो उन ऑफिसर्स के तहत ये पता चला कि जिस जगह पर गए थे लोग ऑपरेशन करने, जोनागुड़म, वहाँ से ऑपरेशन करके लौटती हुई पार्टी के ऊपर में इन्होंने अपना जो कंट्री मेड एक UBGL राउंड्स बहुत सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, उससे फायरिंग चालू की। तो जिस एक फॉर्मेशन से हमारी सारी टीमें वापस आ रही थी, उस टीम पर जब एकाएक बहुत ज़ोरों से UBGL के राउंड्स आने लगे तो थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने HE ग्रेनेड्स लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया, उनके एम्बुश को तोड़ के आगे बढ़े। लेकिन उस तोड़ने के दौरान हमारे कम से कम 4-5 जवानों को इंजरी हुई। जब इंजरी हुई तो उसके बाद बॉक्स फॉर्मेशन में उन 3 तरफ से बॉक्स बना के सामने की तरफ 2 पार्टियां चलती हुई और पीछे की तरफ से घेर के इंजर्ड को बीच में रख के आगे बढ़ने लगे लोग। इस बीच में वहाँ के गांव के पास के जन मिलिशिया के लोग जो हैं वो मिल करके वो एक तरह से हतप्रभ करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने, और फिर से एक एम्बुश लगाने की कोशिश की। और ऐसा लगा कि कहीं से दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई LMG का एक माउंट कर रखी थी, जिससे वो बहुत ज़ोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुँचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और CRP की जो आसपास की जो GD बटालियंस थी उनको भी
मुस्तैद करा दिया था। तो आगे जा करके इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहाँ पर हैं, तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान, जिसमें से 8 DRG के, 6 STF के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है। और आज अभी जब, जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं। 2 के तो कल साथ ही ले आए थे, इंजर्ड थे, और बाकी जितने इंजर्ड थे टोटल 31, उसमें से 16 CRP के हैं। उन 16 में से 7 यहाँ पे भर्ती हैं। सभी का इलाज ठीक से चल रहा है, वही देखने में गया था। सबसे मिल के भी आया हूँ। 2 का ऑपरेशन हो रहा है, उनसे नहीं मिल पाया हूँ, बाकी 5 लोगों से मिल के भी आया हूँ। और अदर माइनर इंजरीज के साथ बाकी जवान बीजापुर में भर्ती हैं। उसमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो, सब खतरे से बाहर हैं। तो ये आज की परिस्थिति है। क्या घटनास्थल पे या बीजापुर जाने की प्लानिंग सर आप लोगों की? नहीं, वो प्लानिंग तो देखिए ऐसा है कि उसको तो हम लोग डिस्कस नहीं करते और उसको प्रेस को तो नहीं ही बताते कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। आप भी समझ सकते हैं उसकी एक सीरियसनेस। तो डेफिनेटली प्लानिंग तो है ही है। अब आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, स्ट्रेटजी करेंगे, जैसे भी होगा उसको बनाएंगे, जरूर जाएंगे और जा करके फिर से इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके ये देखेंगे हम लोग कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस लाए हैं, जिसको हम किस तरह से काउंटर करें कि इनके ऊपर हम फिर से भारी पड़ सकें। एक तो साहब ने बताया कि सिलगेर जो जगरगुंडा से लेकर के और इधर बासागुड़ा का जो रास्ता है, वो रास्ता ईस्ट वेस्ट है और BKZC जोन के लोगों को इधर से ऊपर जाने में ये रास्ता एक बाधक बनेगा। तो अभी जैसा कि जानते हैं 5 बटालियन फोर्स और यहाँ पर आई है। इसमें जगरगुंडा से लेकर के सिलगेर वगैरह और बासागुड़ा की तरफ हम लोग और फोर्स डालेंगे, तो डेफिनेटली उनको एक असुविधा हो रही है। उस असुविधा के तहत उन्होंने ये अपनी तरफ से स्ट्रेटजी प्लान करके कि फोर्स के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देने की कोशिश करेंगे तो शायद वो कैंप ना लगे, लेकिन वो ऐसा तो होता नहीं है। बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उसके हिसाब से धीरे धीरे फोर्स आगे बढ़ती रहती है। वो कैंप लगेंगे, जल्दी ही लगेंगे और अब तो और जल्दी से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर हमको और सीरियस ऑपरेशंस लॉन्च करना है। सर, मार्च टू जून सबसे क्रूशियल टाइम माना जाता है। सर, क्या आप लोग रणनीति चेंज करेंगे, रिव्यू करेंगे? वो हमेशा होता है, हमेशा ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये हमेशा होता रहता है। किसी भी घटना से सीख ली जाती है और सीख ले करके जो बिंदु ऐसे रहते हैं जिनको हम तुरंत संभाल सकते हैं, उनको तुरंत संभालते हैं। अगर कुछ अपने इक्विपमेंट में परिवर्तन लाना होता है उसको लाते हैं, अपने हथियारों में लाना होता है उसको लाते हैं। कितनी गोली बारूद लेके जाएंगे, कैसे लड़के लेके जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग में अगर कोई अभाव नज़र आता है तो उसको ट्रेन चेंज करते हैं। तो बहुत चीज़ों का परिवर्तन होता है और हमेशा होता है। ऐसा कोई नहीं इसी घटना के बाद, हर घटना के वो जिसमें शहादत होती है उसमें भी, जिसमें अचीवमेंट होता है उसमें भी, और अगर कुछ नहीं भी होता है उसमें भी हम लोग रिव्यू जरूर करते हैं कि क्या क्या इसमें और करते तो बेहतर होता। सर, एक और सवाल, क्या घायल जवानों के वेपन माओवादी ले गए? अब घायल जवानों के वेपन नहीं ले गए हैं, लेकिन ये जो 21 जवान हमारे मिसिंग थे कल, उसमें से कम 2 या 3 जवानों के हथियार जो उनके बडी थे वो लेके आ गए थे। तो इसलिए हथियारों की संख्या जो है वो 21 नहीं है, 21 से कम है। कितनी कम है वो साहब बता पाएंगे, लेकिन वो हथियार कुछ लेके आ गए हैं। थैंक यू सर। बंगाल कैडर के आईपीएस है और बंगाल कैडर के आईपीएस शिरीष जी और कुलदीप सिंह सीआरपीएफ डीजी पूरी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है और ये भी स्वीकारा है कि कहां पे कमी थी वो रणनीति पकड़ी जाएगी और दोबारा जाके जवाब दिया जाएगा। कुलदीप सिंह जी ने साफ तौर पर बताया कि जुन्नागुड़ा इलाके में फोर्स गई थी ऑपरेशन के लिए और नक्सलियों ने 2 एम्बुश लगाए थे। पहले एम्बुश से तो जवान किसी तरह निकलने में सफल हो गए, लेकिन दूसरे एम्बुश में जवान बुरी तरह से फंस गए और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो हमारे सामने है। और जहां तक जवानों के हथियार लूटने की बात है वो भी सामने आ चुकी है कि करीब 2-3 जवानों के ही हथियार वापस ला सके उनके बड़ी, बाकी जो जवान हैं उनके हथियार अभी तक वापस नहीं आए। इसका मतलब है कि वो जो हथियार हैं वो नक्सली लूट कर ले गए हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने LMG माउंट की थी और उससे लगातार फायर कर रहे थे और जिसके चलते इतनी बड़ी क्षति जवानों की उठानी पड़ी है। हमारे साथ शुभ्रांशु जी हैं फोन लाइन पर। बहरहाल अभी देखा जाए तो
जो डीआईजी ओपी पाल है और मंत्री जय सिंह अग्रवाल है वो भी रवाना हो चुके हैं बीजापुर के लिए। अब तक 22 जवानों के शव मिले हैं। नरेश मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नरेश, दोबारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, लगातार ये बात बोली जा रही है। सीएम भी ये कह रहे हैं कि हमारे जवानों ने नक्सलियों के छक्के छुड़ा दिए। सवाल ये खड़ा होता है कि हिड़मा के गांव में फोर्स घुसी, थोड़ी कमी थी, अब उस कमी को पकड़ने के लिए क्या यहाँ पर रणनीति बन सकती है? कहां पर कमी रह गई, ये वहां के लोग क्या कहते हैं, और डीआरजी को कितना नुकसान हुआ है? ये सबसे बड़ी बात है, जो डीआरजी चल रही थी साथ में उसको कितना नुकसान हुआ है? देखिए, ये तो कमांड कंट्रोल का ही सबसे बड़ा एक फेलियर दिखाई देता है, क्योंकि जब इतने बड़ी संख्या में जवान थे वहां पर तो एक ठोस रणनीति और तैयारी और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी। और नक्सलियों ने अगर 2 एम्बुश लगाए थे और उनकी दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में थी तो कोई इसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल बात नहीं थी। अगर ठीक से कमांड और कंट्रोल होता तो शायद बेहतर नतीजे होते और हो सकता है कि पुलिस भी इस पर भारी पड़ती, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में जवानों को वहां भेजा गया था। 2 बातें जो है उनके बयान से निकल के सामने आ रही हैं, वो ये कि एक तो उस पूरे एरिया पे एक दबाव के लिए हिसाब से भी ऑपरेशन रखा गया था कि नक्सलियों को उनकी उपस्थिति के बीच उन पर दबाव बनाया जा सके, शायद इसलिए ये तादाद इतनी ज्यादा थी। और आपने पूछा डीआरजी के जवानों की बात, तो निश्चित तौर पर जो इस लड़ाई के जो फ्रंट पर हैं वो डीआरजी के ही जवान हैं, क्योंकि वो पूरे एरिया से वाकिफ हैं, ग्रामीणों की स्थानीय बोली भाषा को समझते हैं और पिछले कुछ समय से सिलसिलेवार नक्सली स्पेशली इनको टारगेट भी कर रहे हैं और उनके पूरे जो एम्बुश होता है उसके कोशिश ये होती है कि आपको रोकना चाह रही हूँ नरेश, आपको रोकना चाह रही हूँ, दोबारा चर्चा के लिए जुड़ेंगे आपसे। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा पूर्व सीएम रमन सिंह से बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, सीधे नहीं चलते हैं। वो बड़े संकट जो छत्तीसगढ़ जिसको महसूस कर रहा है, उस पीड़ा को, तकलीफ को, 6000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस रोज आ रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर कोविड केस हो गए, हॉस्पिटल भर गए, वेंटिलेटर है नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी हो गई है, आईसीयू वार्ड फुल। तो रमन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले वो कोरोना के मुद्दे से पहले नक्सल मामलों पर भी बोले, उस पर भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, डीआरजी जवानों की कैजुअल्टी की बात आप कर रहे थे। जी हाँ, देखिए, बहुत आप गौर करें तो सिलसिलेवार ये नक्सलियों की कोशिश है कि डीआरजी के जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचे मनोबल के साथ और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने वाले एक ग्रुप के रूप में ये समूह जो है काफी उभरा है। पुलिस की तरफ से भी सहयोग मिलने के साथ जो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बाद ये नक्सलियों के लिए सबसे घातक साबित हो रहे हैं, क्योंकि सारे लोग स्थानीय हैं। तो नक्सली अपने एम्बुश में इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, जिससे कि जो 2 फर्क पड़ता है। एक तो बहुत से आत्मसमर्पित जो वापस जाके जुड़ते हैं पुलिस के साथ और बाद में डीआरजी के जवान बन जाते हैं, वो भी इन नतीजों को लेकर उनके मन में भी एक डर पैदा हो, तो इसलिए ये टारगेट करते हैं। तो इस बार भी डीआरजी के जवानों को नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसा देखें तो सीआरपीएफ को भी इससे पहले सबसे ज्यादा नुकसान होता रहा है। तो ये संख्यात्मक नहीं है, लेकिन एक तरह से रणनीति का हिस्सा है नक्सलियों का, जिससे किसी विशेष तरह के फायदे को ध्यान में रखते हुए एम्बुश होता है। जी, और तर्रेम में जो कैंप की आप बात कर रहे थे शिरीष जी, तर्रेम के जो कैंप की बात की जा रही थी, यहाँ पर इंटेलिजेंस का भी सवाल आपने उठाया था कि इंटेलिजेंस लेक कहाँ पे हो जाता है? अगर एम्बुश लगा है या थोड़ा सा भी मूवमेंट कहीं नजर आ रहा है तो क्या डीआरजी के जवानों को महसूस नहीं हो पाता? या जितनी कहानियां हम सुनते हैं कि नक्सली मूल विचारधारा में आ गए, कहीं प्रेम की कहानी सुनते हैं, कहीं वापस आने की कहानी सुनते हैं, तो वो जो टैक्टिक्स जिसके लिए सरेंडर करवाया जाता है वो कारगर कहीं दिखाई नहीं देती ऐसे ऑपरेशंस में। देखिए तृप्ति जी, चीज़ों को इतना सरल करके नहीं देखा जा सकता। सब चीज़ों का अलग अलग स्टेज होता है, किसको कैसे वापस मुख्य धारा में लाना है, फिर उसको फिर कैसे उनका माइंड वॉश करना है, फिर उनको अपने फोल्ड में कैसे लाना है, फिर उनको फोर्सेस के लिए उपयोग में कैसे लाना है, और फोर्सेस में भी उनको जो सबसे आगे चलने वाले लोग हैं उसके रूप में उनको कैसे उपयोग करना है, ये सरकार की या फोर्सेस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा होता है। जहाँ तक सवाल इंटेलिजेंस का है, तो इंटेलिजेंस तो अलग अलग लेवल पर काम करता है। जैसे कि पहले मनीष जी बता रहे थे कि आंध्र और तेलंगाना की जो ग्रे हाउंड है उसका इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी तो ग्रे हाउंड का जो इंटेलिजेंस है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों तक भी काम करता है। आपको याद होगा कि भोपाल में भी नक्सलियों का कुछ फैक्ट्री पकड़ी गई थी, कोलकाता में पकड़ा गया था, मुंबई में, तो उसमें भी तेलंगाना की जो ग्रे हाउंड थी उसके इनपुट का बड़ा एक
योगदान था। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस का मल्टी लेवल इंटेलिजेंस है, जिसमें एक स्टेट लेवल का जो SIB होती है, जो नक्सल इंटेलिजेंस देखती है, वो देखती है। इसके अलावा केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और लोकल लेवल पे जो IG रैंक पे एक इंटेलिजेंस होता है, IG लेवल पे एक होता है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में होता है, और डिस्ट्रिक्ट में भी नीचे नीचे और नीचे तक होता है। सवाल ये कि वो इंटेलिजेंस कैसा है, उसका जो इनपुट है उसका फोर्स कैसे उपयोग कर रही है, और तात्कालिक रूप से क्या जरूरत है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो फोर्सेस के लोग ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और वो जैसा कि आपने CRP DG को सुना था, उनका कहना था कि चाहे हम सफल हों, चाहे हमको बहुत सफलता मिले, चाहे हम असफल हों जिसमें हमको कैजुअल्टी हो, या फिर हमको कुछ भी नहीं हासिल हो, हम हर घटना से एक सबक सीखते हैं और उससे हम आगे की अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हैं। वो होता होगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ मीडिया के साथ नहीं बताई जा सकती, स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक गोपनीयता का मामला है और इसको सार्वजनिक किया भी नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद की जाती है, जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स का भी कहना था कि गांव वाले उनके साथ, नक्सलियों के साथ होते हैं। नरेश कह रहा था कि जुन्नागुड़ा से ही उनके पीछे, फोर्सेस के पीछे जब फोर्स निकली थी तर्रेम से, तब से उनके पीछे लग गए थे और लगातार उनको अपडेट हो रहा था कि फोर्स कहाँ मूव हो रही, किस तरह से मूव हो रही। तो ये इतना फोर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे घुसते जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आगे जाके फोर्सेस को उसमें एक सफलता मिलेगी। लेकिन अभी तो आज फोर्सेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इस नुकसान से सबक सीखते ही आगे फोर्सेस की कोई सफलता की उम्मीद की जा सकती है। और सबक तो लाजमी है, और ये भी एक संकेत फोर्स ने दिया है जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया कि नक्सलियों की मांग में हम जा सकते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं वहां पर जहां तक अभी तक जवान नहीं पहुंचे हैं। नरेश, कितने अंदर तक अब जवान पहुंचे हैं? क्योंकि सुकमा का जो कोर इलाका है वहां तक जवानों का पहुंचना पहले बहुत मुश्किल माना जाता था। क्या मौजूदा दौर में जो फोर्स है या जॉइंट ऑपरेशन जो है वो वाकई कारगर साबित हो रहा है, नक्सलियों पर हावी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह है कि बौखलाहट देखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप 2016 के बाद से देखें तो एक जो परिवर्तन है वो ये है कि मुख्य मार्गों पर ज्यादा अटैक होने की जगह फोर्स उन जगहों पर हमले के शिकार हो रही है या एम्बुश का शिकार हो रही है जिन जगहों पर नक्सलियों का दबदबा है या उनकी समानांतर सरकार है। इसका मतलब है कि उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए फोर्स उन इलाकों में लगातार जा रही है। ये जरूर है कि अभी कैजुअलिटीज दिख रही हैं, लेकिन ये भी एक साफ बात दिखाई दे रही है कि जो पहले नक्सली राष्ट्रीय राजमार्ग तक को ब्लॉक करने के लिए पहुंच गए थे, अब वो वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं और फोर्सेज उनके इलाकों में जाती है और तब कहीं इस तरह के एम्बुश होते हैं। तो ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि नक्सली दबाव में है, वरना वो बाहर निकलकर ज्यादा बड़े हमले करते बजाय इसके कि उनके इलाकों में दाखिल होने पर इस तरह के बड़े एम्बुश या हमले होते। तो ये फोर्स अगर आप देखेंगे तो 2016 के बाद से एक आक्रामक तेवर में 12 महीने ऑपरेशन करने के साथ साथ नक्सलियों का जो सशस्त्र दस्ता है उसको हर तरीके से तोड़ने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के साथ काम कर रही है। बेशक अभी बस्तर में लंबा वक्त लगना है इन सब चीजों के लिए, लेकिन एक खास इलाके की बात करें तो धीरे धीरे इलाके में नक्सलियों की एक मजबूत जो पकड़ थी वो इस तरह के ऑपरेशन से ढीली पड़ रही है। नरेश, यदि मैं बात करूं 2010 की और आज 2021 है, तो क्या अंतर देखते हैं फोर्सेस की आक्रामकता में और नक्सलियों की आक्रामकता में और दोनों की स्ट्रेंथ में? जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये कि बस्तर में नक्सलियों की तरफ से जो लगता है जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये कि वो एक सशस्त्र समूह बनकर रह गए, ना कि एक विचारधारा युक्त एक बड़ी पार्टी, एक वामपंथी विचारधारा की पार्टी। उसकी जगह वो एक बस्तर में एक जंग के मैदान की तरह, एक सैनिक युद्ध की तरह की स्थितियों पर आ गए हैं। और जाहिर तौर पर जितना बल सरकार के पास है और जितना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसमें लंबे समय तक ऐसे में टिक पाना नक्सलियों के आज नहीं तो कल मुश्किल होगा। 2010 से लेकर अब तक की बात करें तो 10 में सबसे पहले नक्सलियों ने इसी तर्ज पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था दाड़मिटला के अटैक के साथ, और आने वाले समय में हुआ ये कि धीरे धीरे उनकी सारी टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटेजीज, नए ग्रुप को तैयार करना, लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करना, इन सब चीजों में पुलिस अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर नक्सलियों के लिए जो सीधे बड़े कैंपों को एम्बुश करना या बड़ी पार्टियों पर बड़े अटैक करके सीधा नुकसान पहुंचाना उतना आसान नहीं रह गया। ये बेशक हो रहा है लेकिन ये उनके इलाके में हो रहा है, तो अब वो उतना आसान नहीं रह गया। और ये बताता है कि धीरे धीरे नक्सलियों को अब पीछे जाना पड़ रहा है, और इसी वजह से नक्सली अब ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियारों का कलेक्शन किया जाए, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, उससे ज्यादा हथियार तैयार किए जाए ताकि वो इस जंगल में अपनी पकड़ बरकरार रख सकें।
नरेश, मैं यदि बोलूं आपसे कि यदि आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जो ग्रे हाउंड है उससे छत्तीसगढ़ पुलिस ने 20 साल में उस जर्नी में कहां तक पहुंची, यदि उससे तुलनात्मक बात करूं तो? देखिए, दो परिस्थितियां अलग हैं। ग्रेहाउंड के साथ सुविधाजनक स्थिति ये थी कि वैचारिक तौर पर उस इलाके में संगठन का आधार ज्यादा था, बजाय इसके कि सैन्य रूप में। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो अब जो तेलंगाना है उन इलाकों में, तो इसका असर ये हुआ कि शिक्षा का स्तर भी बेहतर था। वहाँ का जो कल्चर है वो एक डेवलपिंग मॉडल की तरफ था। तो इसकी वजह से वहाँ फोर्सेस को और बाकी सब चीज को ऑपरेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को नक्सल के साथ साथ सरकार में बने रहने के दौरान वैचारिक विमर्श की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध होती थी, जिसका समर्थन जनता से भी मिलता था, लोगों से भी मिलता था, क्योंकि शैक्षणिक आधार वहाँ का मजबूत था। लेकिन बस्तर तो दशकों से एक अलग एक प्रांत की तरह है जहाँ पर सरकारों का वजूद ही नहीं है। तो ऐसे में ऐसे विमर्श की तो संभावनाएं ही नहीं है, ना राजनीतिक समझ और संतुलन की गुंजाइश है। तो इसलिए एक बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से नरेश, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था, यदि फोर्स की खुद की ताकत एनहेंस करने की बात करें, यदि फोर्स ने अपना उन्नयन किया है उस लेवल पर, तो जैसा कि कहा जाता था कि ग्रेहाउंड ने अपने आप को उस स्तर तक पहुंचाया जहां वो नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर सकते, तो क्या छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है, चाहे जैसे भी जो भी फोर्स है, जो अलग अलग फोर्सेज का यहाँ पर गठन हो रहा है और जो उसको डेवलप किया जा रहा है, तो क्या हम किस स्थिति में, यदि ग्रेहाउंड से तुलना करें, क्या हम उसकी 80% पे हैं, 60% पे हैं, क्या हमको उस जर्नी को अभी कितना और करना है? ऐसा लगता है कि बस्तर की परिस्थितियों से कम 10 साल, एक दशक पूरा लगना बाकी है कि जब शायद फोर्सेज वहां पहुंचे। एक इंटेलिजेंस लेवल का सबसे बड़ा नेटवर्क मजबूत है ग्रेहाउंड के हाथ में, और शायद इसका कारण ये कि उनके यहाँ के ज्यादातर बड़े लीडर गढ़चिरौली से लेकर उड़ीसा तक हैं, जो उन्हीं के इलाके से वास्ता रखते हैं। तो शायद उनका इंटेलिजेंस इसलिए बेहतर है इन लोगों की धरपकड़ के लिए। दूसरी बात, हमारा जो पूरा ऑपरेशन है इन दशकों में देखें तो अगर उसके अलग अलग जो मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी की बात पुलिस करती है या गवर्नमेंट के जरिए जो बात होती है, उसमें वो आप निचले दस्ते या जो जन मिलिशिया है उसको अलग करने की ही कोशिश ज्यादा दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि वैचारिक तौर पर सरकार के पक्ष में या उस विचारधारा से अलग हो लोग, इसकी तरफ प्रयास। तो ऐसा लगता है कि इसलिए कम से कम एक दशक का वक्त तो लगेगा। नरेश, ये शुभ्रांशु जी का प्रयास चल रहा है, तो उस प्रयास से नक्सलवाद के सफाई में यदि उस लाइन पे चलें और जो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं उस लाइन पे चलें, तो दोनों को मिला के क्या स्थिति देखते हैं आप नक्सलवाद की? नक्सलवाद, हालांकि ये जरूर है कि इस तर्क को राजनीतिक तौर पर काट पाना मुश्किल है नक्सलियों के लिए भी कि शांति स्थापित हो, क्योंकि बस्तर को में नक्सलियों को बाहरी बताते हुए एक बाहरी विचारधारा के शामिल होने की बात आइडियोलॉजिकली पूरे देश में चल रही है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से इस हिस्से को ये कोशिश बांटती है, और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष तौर पर अपरोक्ष रूप से प्रयास भी किया है। उनका ये प्रयास इसलिए सार्थक है क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये एक अंतिम कोना है जिस पर कोई भी संवाद के अलावा कोई विकल्प होता नहीं है, चाहे आज ना हो, कल ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तो होगा। तो ये एक बेहतर तरीका है शांति स्थापित करने के लिए। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक या राजनीतिक विचारधारा या मुख्य धारा में कह लीजिए कि आने की तरफ विवश करेगी आज नहीं तो कल। लेकिन फिलहाल ये स्थितियां दिखती नहीं कि इतनी आसानी से नक्सली इस तरफ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि सरकार भी इतनी जल्दी इस रास्ते पर अमल करना चाहती। वो चाहती कि स्थानीय लोग जल्द से जल्द इस बात को समझें कि नक्सलवाद की विचारधारा बस्तर के मौलिक चिंतन के विरुद्ध है, और ये विचारधारा जो है वो दहशत का पर्याय बन चुकी है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ नक्सली विचारधारा को कहा जाता था कि क्रांति कर देंगे हम, जंगल हमारा है, जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो विचारधारा आज दहशत का पर्याय है। और दहशत का पर्याय इसलिए है नरेश की घरों में ताले लग जाते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, और ऐसा तांडव मचता है कि जान दोनों तरफ से जा रही है।